कन्वेंशन है उनकी वीडियो में जब आओ चिल्लाते हुए आना, ताकि ससुराल पक्ष का कोई बैठा हो तो समझ रहे कि बच्चे में जान बाकी है, वरना बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। IVF सेंटर चौराहे चौराहे पे खुले हुए इन दिनों। नहीं, हाँ मैं बोलता लॉजिकल हूँ, ये तो नहीं पता अच्छा बोलता हूँ बुरा बोलता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि पता नहीं कैसा है, अच्छा बोलते हो सर, तो मैं बोलता हूँ मेरे को अच्छा बुरा नहीं पता, मुझे ये पता लॉजिकल बोलता हूँ, तार्किक बोलता हूँ। तो एक पहले भी मीटिंग में कहा था, दोबारा मीटिंग में दोहराऊंगा, बहुत से लोग टिक के नहीं बैठ पाते, टिक नहीं पाते कन्वेंशन में। स्पेशली जिनको वो समस्या हो वो शिलाजीत यूज किया करें। टिके रहने में मदद रहती है, बाकी तो कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा रहता है। क्योंकि जो मीटिंगों में ज्यादा हिलते डुलते हैं ना, उनका सिस्टम थोड़ा जाम होता है। क्योंकि हम जब से हैं तो हम टिके ही हुए हैं, आज तक भी टिके हुए हैं। 17 साल पहले टिकने की सोची थी तो लगातार टिके हुए हैं। और जो कुछ चीजें हैं समअप है, और दो चीजों की खैर मैं थोड़ी सी, बाकी तो कन्वेंशन मस्त चल रही है, बहुत ही मस्त है। थोड़ी सी दिक्कत थी, एक तो इमोशनल बहुत किया, तो कुलदीप मीना जी भाई साहब आज तो। और दिक्कत यह है कि अब मैं थोड़ा कम होता हूं तो मेरे बाजू भी रो रहे हैं, भूपेन जी भी इमोशनल है, इधर अंकुश मीना जी रो रहे हैं, मेरी बीच में हंसी छूट रही है, और इधर से लोकेंद्र जी गाने। तो ये दो चीजें हैं, तो मेरी बारी में भाई कोई इमोशनल गाना मत चलाना, बिल्कुल भी, कतई नहीं। ऐसा कुछ रहा होता तो मैं शादीशुदा हो गया होता। मेरे कर्मा तू धर्मा तू, या जो चील चील चिल्ला के चिल्ला वो कौवा भी गए, ऐसा कुछ चला रहे। ये इमोशनल मत चलाना है जरा सा। मेरा वो बड़ी समस्या है, इमोशनल चीजें समझ कम आती है। मुझे कॉलेज में किसी ने कहा, बोले तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने पूछा इसका कोई रीजन? मैंने कहा एक लड़की आई थी, उसने कहा कि आई लव यू। मेरा अफेयर नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं मेरे को प्रपोज नहीं हुआ। प्रपोजल में तो मैं हॉट केक था अपने कॉलेज स्कूल में। तब की फोटोग्राफ भी देखे होंगे, तब दुनिया के 6 पैक एप्स नहीं थे, पर मेरे थे। ये मेरे को उसी के बाद एहसास हुआ कि इतना भी जरूरी नहीं है, थोड़ा पैसा भी कमाया जाना चाहिए। ये उसके बाद समझ आया था मुझे, लेकिन वो मैं अपने फैमिली पैक के लिए उस चीज को खैर दोष नहीं दूंगा। तो उस लड़की ने बोला आई लव यू, तो मेरा अफेयर क्यों नहीं हो पाया मैंने एक दिन एनालाइज किया, तो मैंने उससे पूछा पर क्यों? और मुझे तब से समझ आई कि मेरी समस्या लॉजिकल रहना रही। क्योंकि एक लड़की ने कहा प्यार में मतलब क्यों, कोई क्यों पूछता है? तो मैंने कहा लेकिन मुझे तो जानना है। तो उसने कहा इससे बेहुदी बात मैंने सुनी नहीं कभी। तो मैंने कहा मैंने भी इससे बेहुदा नहीं सुना आज तक जो तुमने बोला अभी अभी, तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मोहब्बत रही होगी तो कोई कारण रहा होगा। मैं इतना नहीं समझ पाया तो मैं कामयाब हो गया। उसको इतना ही नहीं समझ आया था, वो भी कामयाब हो गई, उसका पति आज मेरे से अमीर है। राइट? खैर चलिए मैं बातचीत वहां से शुरुआत करता हूं। जितना भूपेन भाई ने स्टार्ट किया था वैसे तो मेरा सेशन बनता नहीं है, क्योंकि 45 मिनट भूपेन जी ने 25 मिनट उसमें यही बताया कि जितेंद्र जी ऐसा बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूं जितना कुछ उन्होंने मेरा बता दिया बताया हुआ वही बस आप लोग मान लेना, ये सेशन वहां पर भी खत्म हो सकता है। अरे नहीं यार, फिर 25 मिनट में जितनी मेरे को बातें करनी थी वो तो उन्होंने बता दी कि मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। स्टेज पर आया तो क्या बोलूं कैसा बोलता हूँ, वो तो सब भूपेन जी बता के चले गए। लेकिन उनकी सारी बातों के एग्रीमेंट के बीच में मैं एक चीज से डिसएग्रीड था। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ने जब पूछा कि ये बातें दुनिया जानती क्यों नहीं है, प्रचार प्रसार को लोग जानते क्यों नहीं है, ऑर्गेनिक के बारे में नॉलेज क्यों नहीं है, जैविक भारत के साइन के बारे में इस देश को नॉलेज क्यों नहीं है, जब भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, जब न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, तो ऑर्गेनिक की इतनी जागरूकता क्यों नहीं है? तो भूपेन जी ने उनको बोला जिन लोगों को जागरूकता करनी थी
वो तो रजनीगंधा, विमल, पान मसाला ये बेचने पे लगे हुए हैं। तो मैं बोलता हूं वहां पे मैं भूपेंद्र जी से डिसएग्री हूं। उनको जागरूकता नहीं करनी, उनको व्यापार करना है। वो मूवीज बनाते हैं तो इसलिए नहीं बनाते कि हम कुछ सीख पाए, इसलिए नहीं करते वो मूवीज। वो मूवीज करते हैं ताकि वो कुछ कमा पाए, चाहे उसमें उन्हें फुहड़ता दिखानी पड़े, चाहे एक्शन दिखाना पड़े, चाहे चीप कॉमेडी दिखाना पड़े, चाहे उन्हें माँ बाप के खिलाफ खड़े बच्चे दिखाने पड़े या बच्चों के खिलाफ खड़े माँ बाप दिखाने पड़े, उन्हें बागबान दिखानी पड़े या श्रवण कुमार दिखाना पड़े। बॉलीवुड एक बिजनेस है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं निजी तौर पे इस जिम्मेदारी से मुक्त करता हूं कि वो हमारे समाज को कहीं आगे लेके जाए, क्योंकि मैंने एक ही चीज देखा है, मेरे को जिन लोगों से तक ये मैसेज पहुंचाना था और जिन लोगों के थ्रू पहुंचाना था, सटीक लोग सही मैसेज सही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जिन लोगों को ये मैसेज लेके जाना था वो सारे मेरे सामने कुर्सियों पे बैठे हैं और सही लोगों तक ये मैसेज है। बॉलीवुड के 2 रुपए के पीछे भागने वाले लोग कभी जनता को जागरूक नहीं कर सकते। वो लोग जो अपने परिवार के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए भाग रहे हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं ताकि उनकी शिक्षा अच्छी हो सके, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उनके देश का भविष्य अच्छा हो सके, वही इस देश के भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। बाकी वो अपना काम परफेक्ट कर रहे हैं। वो रजनीगंधा विमल मसाला बेचने के लायक थे, वो बेच रहे हैं। हमें परमात्मा ने ऑर्गेनिक बेचने के लायक बनाया, हम ऑर्गेनिक बेच रहे हैं। किसी को ड्रग बेचने के लायक बनाया, वो ड्रग बेच रहा है। किसी को बेवकूफ बनाने के लिए लॉटरी बेचने के धंधे में लेके आए, वो लॉटरी बेच रहा है। जिसको परमात्मा ने जो काम दिया था, सब अपनी जगह परफेक्ट काम कर रहे हैं। ये देश हमेशा युवाओं से बदला है, ये देश हमेशा क्रांतिकारियों से बदला है, ये देश हमेशा जागरूकों से बदला है, ये विश्व सदा उन लोगों से बदला है जिनमें बदलाव लाने की ताकत होती है। और बॉलीवुड बदलाव नहीं ला सकता। उनका तो 2-4 बॉयकॉट हुए, उनकी खुद की टांगे कांप गई कि अब क्या करे क्या ना करे, तो वो कहां से विमल गुटखा छोड़ के ऑर्गेनिक को प्रमोट कर पाए। क्लियर है? जिस बॉलीवुड के लिए लाखों लोग मरते थे, करोड़ों लोग मरते थे, जिनके ऑटोग्राफ के साइन को लोग तरसते थे, कहना नहीं चाहिए क्योंकनेगेटिव ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन 4 मूवी फ्लॉप हुई हैं, 4 गिनती की, 4 बॉयकॉट हुए। उनके बड़े से बड़े स्टार ने टीवी पे आके हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब बॉयकॉट मत करो, हमारी बहुत मेहनत है, हमने ये किया, हमने वो किया है, प्लीज हमारे को देखने चाहिए। उनसे ज्यादा अच्छे मुझे अपने बच्चे लगते हैं, अपने नेटवर्क के बच्चे लगते हैं, जिनका लाखों लोग खुद का परिवार बॉयकॉट करता, लेकिन उसके बाद भी हाथ नहीं जोड़ते, गर्दन ऊंची करके अपना काम करते हैं, अपने आप को कामयाब। 4 बॉयकॉट पे अगर पूरी बॉलीवुड का साम्राज्य हिल सकता है, वो सारे उद्योगपति हिल सकते हैं, तो मैं ठीक मानता हूं कि कुछ बच्चे हिम्मत खो देते हैं, क्योंकि वो तो उतनी बड़ी चीज भी नहीं है। लेकिन फिर वहीं पे एक दूसरी साइड है कि स्टेज पे आने वाले उन बच्चों को सैल्यूट है, हर उस छोटे से छोटे लेवल के बच्चे को सैल्यूट है जो कुछ करके आया है। क्योंकि मैं जानता हूं इसका 1, 2, 4 नहीं, इसके कम से कम 40, 400, 4000 बॉयकॉट रहे होंगे। उस बॉयकॉट के बावजूद अगर वो यहां खड़ा है तो अपने पैरों पे खड़ा, अपनी ताकत पे खड़ा है, अपने जिगर पे खड़ा है, बॉलीवुड की तरह भीख पे नहीं। आत्मविश्वास किसी ने बोला था कि मैंने कहा कई लोगों को, बच्चों को पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या है। आप यंग एज में हमें पता नहीं लगता कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि ओवर कॉन्फिडेंट है। जिंदगी की जितनी गुत्थी सुलझेंगी, जितनी कामयाबी मिलेगी, यह तय है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से मिलेगी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिंदगी में जो आत्मविश्वास को समझ पाए। मैं 2 ही सब्जेक्ट पे छोटी सी बात करूंगा आज, कंफर्ट जोन, आत्मविश्वास, सिर्फ, और 2 लाइन। आत्मविश्वास वो नहीं होता है जिसको आप दिखाते हो। आत्मविश्वास वो नहीं है जिसका एग्जीबिशन सामने वाले के सामने किया जाता है। आत्मविश्वास उस चिड़िया का नाम नहीं है कि मैंने बोल दिया एक दिन तू रुक मैं ये करके दिखाऊंगा, या मैं सामने से गया और किसी को कुछ बड़ा चढ़ के कह के दिखा रहा हूं, या किसी आदमी को मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने खड़ा करके उसे बोला कि आज तू इस चेहरे को पहचान ले, एक दिन यही चेहरा होगा, BMW लेके आएगा। ये आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास जानते क्या है? आत्मविश्वास वो नहीं है जो दूसरों को दिखाया जाता है, आत्मविश्वास वो है जो स्वयं को दिखाया जाता है।
जब दूसरा कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर ये बात बोलता है कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा, यू आर नॉट मेड फॉर बिग थिंग्स, तू जो था वही बना रहेगा, तू जैसा था वैसा ही रहेगा, उस टाइम जो व्यक्ति खुद से मन ही मन ये बात करता है कि इसको पता नहीं है, लेकिन एक दिन इसको भी ये समझ आएगा कि जो बोल रहा था बहुत गलत बोल रहा था और मेरा भविष्य इसकी गलतियों को साबित करेगा। जो व्यक्ति उस समय मौके पे जवाब ना देके अपने काम को, अपने आप को बिल्ड करके जवाब देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको बोलते हैं। अति आत्मविश्वास वो है जो बाहर बोल दिया गया, आत्मविश्वास वो है जो अंदर बोल दिया गया, आत्मविश्वास वो है जब किसी ने हिम्मत छीननी चाहिए तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी, आपने खुद को हिम्मत दी। मैं गांव से शहर के स्कूल में आया 1997, एकदम देसी गांव से उठ के एकदम शहर के स्कूल में आ गया। हरियाणवी मीडियम से निकल के सीधा इंग्लिश मीडियम के अंदर डाल दिया गया और बड़ी जर्नी है, लेकिन उसकी बात नहीं करूंगा, उसके एक छोटे से अंश की बात करूंगा। तो वहां पर मेरे को क्रिकेट खेलने का शौक था, वो गांव से ही था। मैंने शहर में ऑप्ट किया, यशपाल शर्मा हमारे वहां कोचिंग करते थे, तो मैंने यशपाल शर्मा जी के साथ खेलना स्टार्ट किया, तो मेरा बड़ा मन हुआ। तो मैंने कहा, कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्हें ना मैं देखता हूँ स्टेज पे है ना, तो बहुत बार बोल जाते हैं लोग कि उन्होंने, कुलदीप जी ने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए, फेज ऑफ रिजेक्शन, फेज ऑफ ऑब्जेक्शन, और आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत कर दी कच्ची उम्र में, तो आप लोगों को एक बात दिमाग में आएगी और डाली जाएगी, दैट नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शन बहुत है, ऑब्जेक्शन बहुत है। ये मेरे दिमाग में भी एक बार डाला जा रहा है। तो मैंने एक बार पिछले अपनी जिंदगी में खुद झांक के देखा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सच में रिजेक्शन है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सच में ऑब्जेक्शन है। तो मुझे याद आया कि जब मैं क्रिकेट खेलने गया और यशपाल शर्मा जो 1983 का वर्ल्ड कप खेल के आए हुए थे, जब उन्होंने मेरे को ऑन फील्ड देखा तो उन्होंने मेरे से आके कहा कि तू मेरे साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं करता है। तो मैंने बोला, सर इतना पैसा नहीं है, पापा फीस नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा, तेरे को करनी चाहिए, तेरे अंदर टैलेंट है, तू इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल सकता है, यू आर वेरी ब्राइट क्रिकेटर, मैंने तेरे को खेलता देखा है, तेरा गेम देखा है एंड इट्स लाइक फैंटास्टिक। तो मैं भी सातवें माले पे था कि एक एक्सपीरियंस आदमी ने बोल दिया कि तू कर सकता है। मैं घर गया तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्रिकेट में करियर देखना चाहिए, मुझे क्रिकेट में करियर परस्यू करना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट आई, बोले पता है क्रिकेट में कितने लोग खेलते हैं पूरे देश में। तो मैंने कहा कितने लोग खेलते हैं? 11। तो बोले तेरे को लगता तू पहले 11 में आ सकता है? तो मेरी मदर बोलती, मेरे घर का नाम लेके, जिन्नी तेरे को पता है 11 लोग पूरे हिंदुस्तान के टॉप 11, बेटा आसान नहीं है, नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो पाएगा, किस लिए नहीं हो पाएगा, करना है, ट्राई करना। जो 11 है वो कोई विरले नहीं है, उनके 4 हाथ 4 पैर नहीं है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर गुस्से में आई, फिर बोल दिया कि नहीं हमारे पास की नहीं, हम तो क्रिकेट नहीं खिला सकते, तू यही समझ के छोड़ दे। तो मैंने कहा आपको खिलाना नहीं है, मेरे को सिर्फ खेलना है, आपको तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। शाम को पापा है तो हंसे ही जा रहे, तो मम्मी ने कहा क्रिकेटर बनने की बात कर रहा था, तो हंसे जा रहे कह रहे तेरे जैसे लौंडे ना मैं बहुत देखेगा। कह रहे मैं भी एक टाइम में ना स्पिन बॉलर था, ये लिटरली बता रहा। तो बोले मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने बोला घटिया रहे होगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, शेनुआन तो थे नहीं, होते तो सेलेक्ट हो गए होते। तो मैंने कहा अब नहीं हो गए, मैं हूं। तो बोले ऐसी ना बहुत बातें सुनिए, जाके बैठ जाए। तो मैंने कहा ये तो फेल हो गया एजेंडा। बाई चांस गर्मियों की छुट्टी हो गई, मैं गांव चला गया, तो मैं घर पे गया, तो मैंने कहा क्यों ना मैं काम करूं, ताऊ जी को एनरोल कर लेता हूं, ताऊ जी पापा को एनरोल कर लेंगे, तो इस तरीके से मेरी बात बन जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। तो अब ताऊ जी तक सीधी बात करने से अच्छा था पहले मैं अपने ताऊ जी के बेटों को, अपने भाइयों को एनरोल करूं। तो मैंने अपने भाइयों को बोल दिया, मैंने कहा गांव में जो वो नहीं होता मैच, मैंने कहा आज वो खेलेंगे और हम अपनी टीम बनाएंगे और मैच देखना तुम सही, मैंने कहा अपने आप आउट कर लो, तुम चिंता मत करो, मैच जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं खेलना। मैंने कहा खेलो तो सही, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई कल क्रिकेटर बनने वाला है। तो उन्होंने कहा शक्ल देखी अपनी। तो मैंने कहा शक्ल तो उन क्रिकेटरों की भी अच्छी नहीं जो खेल रहे हैं।
तो मैंने कहा शक्ल देख के तो क्रिकेटर बनते भी नहीं है। मैंने कब कहा कि मेरे को मूवी करनी है, मतलब क्रिकेट खेलने की बात कर रहा हूं। मैंने कहा उसका सिलेक्शन भी शक्ल देख के किया जाता है क्या? तो बोले चल फालतू बात मत कर। मैंने कहा फालतू बात तो तुम कर रहे हो। मैंने कहा मुझे क्रिकेट खेलना, तुम कह रहे हो शक्ल देखी है, बात तो ये फालतू है, मेरी बात थोड़ी ना फालतू है। तो हुआ क्या एट लास्ट कि मैं यशपाल शर्मा की कोचिंग में खेलता रहा और अंडर 19 वर्ल्ड कप का सिलेक्शन चल रहा था। मैंने लकीली वो भी क्लियर कर दिया और उस पे गार्जियन के साइन होने थे क्योंकि अब्रॉड जाना था खेलने के लिए। तो मेरे फादर ने साइन नहीं करे, उन्होंने कहा हमें नहीं खिलाना लड़का, क्रिकेटर बनाना ही नहीं है। तो आज तक मेरे को एक चीज का दुख है, वो दुख ये नहीं क्रिकेटर नहीं बन पाए, मैं उससे ज्यादा बेहतरीन काम कर रहा हूं। तो क्रिकेटर बनता तो मैं अपनी जिंदगी अच्छी बना सकता था, शायद 2-4 ओवर की बना लेता, लेकिन आज परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है कि अगले 10 साल जिया तो मैं क्रिकेटरों से कई बेहतर जिंदगी हर साल बदल दूंगा। तो मुझे आज कोई बना नहीं और वो मैं कर भी दूंगा क्योंकि उस काम के लिए मैं डेडिकेटेड हूं। मैं क्रिकेट के लिए डेडिकेटेड था तो कर दिया था, पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड था तो 2 बार इंडिया को टॉप कर दिया था, इस बार नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डेडिकेटेड हूं तो ये भी कर ही दूंगा। इससे पहले भी अपने लिए था तो भी कर दिया था, तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को अफसोस इस बात का था कि मेरे घर में से सबने इस चीज के लिए मुझे रिजेक्ट किया कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता। इस चीज का कोई 1% दुख नहीं। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि किसी ने मुझे खेलते हुए ही नहीं देखा। सबसे कमाल की बात यह है, जो मुझे खेलता हुआ देख रहा है वो कह रहा है ये सेलेक्ट हो सकता है, और जो खेलता हुआ नहीं देख रहा वो कह रहा है अपनी शक्ल देख। क्या इस केस के बाद आप लोगों को लगता है कि सच में लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव है? फिर मैंने एक दिन फैमिली में टेस्टिंग करी। पापा बोले नेटवर्किंग छोड़ दे, ये झोला उठा के घूमने वाले काम छोड़ दे, हमने तेरे को इसलिए इंजीनियर नहीं बनाया था और इससे बढ़िया तो तू क्रिकेट ही खेल लेता। तो मैंने कहा चलो इससे तो बढ़िया था, ये तो माना क्रिकेट आपने, पहले तो बोलते तो बहुत ही बुरी चीज है। तो मैंने कहा चलो इतना तो मान लिया। तो मैंने उनको टेस्ट किया, मैंने एक चीज बोली, मैंने कहा मैंने सोच लिया पापा मैं नेटवर्किंग छोड़ रहा हूं। तो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूं, अब मैं एक्टिंग करूंगा। उनकी फिर शक्ल उतर गई। मैंने कहा आपको दिक्कत कहां है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं क्रिकेटर बन रहा था तो शक्ल उतर गई, अब मैं एक्टर बन रहा हूं तो शक्ल उतर गई, नेटवर्कर बन रहा हूं तो शक्ल उतर गई। तो मेरी मम्मी पीछे से बोलती बेटा तेरे से 40-50 हजार की जॉब नहीं हो सकती। मैंने कहा मुझे समझ आई दिक्कत कहां है। तुम्हें दिक्कत ना नेटवर्किंग से है, ना नेटवर्कर बनने से, ना क्रिकेटर बनने से, ना एक्टर बनने से। तुम्हें दिक्कत इस बात से है कि तू हमारे जैसा क्यों नहीं बन के जी सकता, तू हमारे जैसा रहने। दुनिया हर उस चीज के लिए नेगेटिव है जिसके आगे अर लगा हुआ है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो नेटवर्कर है, वो सिर्फ चाहे वो एम्प्लॉयर है। जिस चीज के साथ उन्हें दिक्कत नहीं है वो है एम्प्लॉय। तो हम किसी के एम्प्लॉयर उसमें किसी को देखो कोई दिक्कत नहीं। आप आज जाइएगा, जितने बच्चों को छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में ये रिजेक्शन का डर लगता है, मैं आप लोगों के रिजेक्शन को डर को दूर ही कर देता हूं। जिन लोगों को लगता है सर पब्लिक ना बहुत नेगेटिव है नेटवर्किंग के लिए, माँ बाप भी नेगेटिव है, समाज भी नेगेटिव है, उन सब लोगों को एक बार ट्राई करो, उनको जाके बोलो कि अब मैंने सब छोड़ दिए धंधे, अब मैं क्रिकेटर बन रहा हूं। तो देखो कितनी पॉजिटिविटी आ रही। फिर उन्हें लोगों को जाके बोलना कि तू पिछली बार क्रिकेट के लिए भी नाक सिकोड़ रहा था, अब मैं एक्टर बनूंगा। फिर वो भी ना माने, बोलो मैं एम्प्लॉयर बनूंगा, मैं 50 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहा हूं, तो भी मजाक ही बनेगा। तो कुल मिला के छोटे आदमी बड़ी चीजों का मजाक बनाते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये उनकी बीमारी है, आपके धंधे की बीमारी नहीं है, ये लोगों की मानसिक रोग है, ये उनकी समझ का फेल है। वो आपको क्या सपोर्ट कर सकता है? अगर आपको पब्लिक की सपोर्ट चाहिए ना, आपको चाहिए कि आपके धंधे के बारे में कोई भी नेगेटिव ना बोले, तो आज चाहिए और उन्हें बोलिए मैंने सोच लिया, मैं जमादार हूं। देखो उसके लिए कोई नेगेटिव नहीं,
वो कहे हाँ वो तो बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो मैंने सोचा है मैं तबेला खोलूंगा, बोलो हाँ हाँ ये तो कर सकता है, पॉजिटिव। फिर उसे बोला मैं कल अमरूद की रेहड़ी लगाऊंगा, उसमें भी पॉजिटिव। सिर्फ वो एक ही चीज में आपके साथ पॉजिटिव नहीं है, वो है आपके बड़े को। अगर इस तकलीफ से दूसरों की तकलीफ को आप अपनी तकलीफ बनाना चाहते हैं तो समस्या है। जब ये लोग अपनी इसी छोटी सोच का वार आप पर करेंगे और जो बात आप अपने आप से करके अपने आप को फील्ड में बनाए रखेंगे, उसी बात को आत्मविश्वास कहा जाता है, खुद पे विश्वास कहा जाता है। आप सोच रहे हैं पब्लिक की छोटी सोच निपटेगी, ये कभी नहीं निपटेगी। अगर कुछ निपटेगा तो आपकी गरीबी निपट सकती है, कुछ निपटेगा तो आपके प्रयासों से आपकी बेकार जीवन शैली बदल सकती है। उनकी सोच कभी नहीं बदलेगी, आपका जीवन जरूर बदल सकता है अगर आप चाहेंगे तो। सेकंड थिंग, व्हाट इज कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन गरीबों का गहना। क्लियर इंडिकेशन। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, मैं बातें लॉजिकल करता हूं, तार्किक करता हूं, अच्छी करता हूं कि बुरी करता हूं ये मुझे भी नहीं पता, ना मुझे स्टेज से पता होता है। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कंफर्ट जोन गरीबों का गहना है। एक परिवार में 5 बच्चे हैं, एक मोटरसाइकिल है, बारिश गिर रही है, किसी काम जाना है, पांचों बच्चे लेके आदमी बैठा हुआ है, बाइक को लेके बारिश में निकाल देता है, कंफर्टेबल। इस आदमी को बोल लीजिए, नेटवर्किंग कर लीजिए, अनकंफर्टेबल है। एक बाइक पे 5 व्यक्ति बैठ के बारिश में घूमना, ये कंफर्टेबल है इस गरीबी के साथ। भरी गर्मी में टीन की छतों में पूरे दिन अपने और अपने परिवार को तपते देखने में एक व्यक्ति कंफर्टेबल है। एक व्यक्ति टूटी चारपाई में सोने में कंफर्टेबल है। एक व्यक्ति फटी हुई स्वेटर पहनने में कंफर्टेबल है। आदत पड़ चुकी, कोई नहीं फर्क पड़ता, कौन देखता है, इतनी तो फटी पड़ी है, यही तो छेद हो रखा है। एक व्यक्ति फटे हुए जूतों में कंफर्टेबल है। एक अमीर आदमी फटे हुए जूतों में कंफर्टेबल नहीं हो सकता। एक अमीर आदमी फटी हुई स्वेटर में कभी कंफर्टेबल नहीं होगा। एक बढ़ने वाली मानसिकता का व्यक्ति एक टूटी हुई चारपाई में कभी कंफर्टेबल नहीं होगा। एक बंगला बनाने वाला रईस व्यक्ति जो काम करके आज 1 एकड़ में बंगला बना चुका है, वो 1 एकड़ के बंगले में भी कंफर्टेबल नहीं होगा। वो 10 एकड़ का बंगले को निर्माण करना चाहेगा, वो महल को निर्माण करना चाहेगा। कंफर्टेबल केवल वही होगा जो गरीब रहना चाहता। दैट इज कंफर्ट। कंफर्ट जोन बुनियादी बीमारी है। आप अपने आप को क्वेश्चन ही नहीं करते। आप ये क्वेश्चन नहीं करते कि क्या सारी दुनिया टूटी चारपाई पे सोती है? क्या सारी दुनिया फटे हुए जूते पहनती है? क्या सारी दुनिया उसी प्रकार से भुगत रही है जैसा मेरा परिवार भुगत रहा है? क्या आप अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या सारी दुनिया को ऑर्गेनिक महंगा लगता है? क्या आप ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या सारी दुनिया को BMW महंगी लगती है? क्या आपका यह सवाल खुद से जाता है कि क्या सारी दुनिया को हवाई जहाज का सफर महंगा लगता है? क्या आपका यह सवाल कभी खुद से आया कि क्या दारुजनाइन के सभी एसोसिएट्स को मसूरी जाना बड़ा लग रहा है? कितने लोगों का यह सवाल आया कि क्या सभी दारुजनाइन के एसोसिएट्स आईफोन नहीं ले पाएंगे? लेकिन हां, आपको आईफोन नहीं मिल रहा, आप इसमें कंफर्टेबल हैं। आप मसूरी नहीं जा रहे, आप इस चीज के साथ कंफर्टेबल हैं। आपको 15 लाख रुपए नहीं मिल रहे, आप उस चीज के साथ कंफर्टेबल हैं। कुछ लोग तो इस चीज के साथ भी कंफर्टेबल हैं कि वो शुरुआत नहीं कर पा रहे, कम से कम एक टी शर्ट ही नहीं ले पा रहे, वो इस चीज के साथ कंफर्टेबल है। ये फेस्टिव बोनांजा स्टार्ट हुआ, ये फेस्टिव बोनांजा 1.5 महीना रुका, ये 31 अक्टूबर को खत्म भी हो जाएगा। लेकिन यकीन मानना, हमारे में से बहुत से लोग जो कन्वेंशन आए हैं वो खाली हाथ जाएंगे और वो 1 नवंबर को इस चीज के साथ कंफर्टेबल होंगे कि उनको टी शर्ट चाहिए थी, वो नहीं अचीव कर पाए। वो लोग इस चीज के साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि उनका सपना आईफोन था, लेकिन वो नहीं अचीव कर पाए। उन्हें मसूरी जाना था, लेकिन वो नहीं अचीव कर पाए। इसी बुनियादी वीकनेस को कंफर्ट जोन बोला जाता है।
अगर आप इस चीज के साथ कंफर्टेबल हैं कि फेस्टिव बोनांजा निकला, ये खत्म हो जाए, चाहे मैं अचीव कर पाऊं या ना कर पाऊं, तो आप अपने जीवन के साथ भी कंफर्टेबल हैं कि मैं पैदा हो गया, मैं मर जाऊंगा, चाहे मैं कोई बड़ा अचीवर बन पाऊं या मैं बड़ा अचीवर ना बन पाऊं। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, कन्वेंशन आई है, तो कन्वेंशन एक ही मैसेज डिलीवर करने के लिए आती है, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़िए, क्योंकि स्टेज पे आने वाला हर एक व्यक्ति उस चीज का बाय प्रोडक्ट है कि वो अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के निकला था और निकला हुआ है। ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी, ये समझ आएगी नहीं क्योंकि हमारा उस माहौल में विकास नहीं हुआ है कि हमारे को समझ आ जाए, लेकिन ये हमें समझनी पड़ेगी, अपने खिलाफ जाके समझनी पड़ेगी, अपनों के खिलाफ जाके समझनी पड़ेगी। एक लास्ट एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, अगर आप लोगों को समझ आए तो। क्या सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर थे? यस सर। बहुत बड़े क्रिकेटर थे। इंडिया में एक बार सर्वे हुआ, मैं बताता हूं सचिन तेंदुलकर कितने महान क्रिकेटर थे। आप में से बहुत से लोगों ने उनका समय नहीं देखा होगा, विराट कोहली का समय देखा है, लेकिन मैं सचिन तेंदुलकर के समय की एक बानगी प्रस्तुत करता हूं आप लोगों के सामने। सचिन तेंदुलकर के समय पे एक बार सर्वे हुआ कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड कौन है, क्या है, नंबर 1 ब्रांड कौन नहीं है, क्या है। उसमें थे लक्स, डव, ये सब कुछ, टाटा, सबसे बड़ा ब्रांड जानना था भारत का। और उस ब्रांड में मुझे आज तक याद है कि जो नंबर 2 पोजीशन थी वो जिसको मिली थी उसका नाम है लक्स साबुन, इंडिया का 2nd बिगेस्ट ब्रांड था। और सारी दुनिया हैरान थी कि इंडिया का नंबर 1 ब्रांड जो था वो सचिन तेंदुलकर था। वो एक शख्स था, उन्होंने अपनी लाइफ में वो हाइट्स गेन करे थे। इतना महान क्रिकेटर, आपको क्या लगता है सचिन को इस जन्म में क्या बनना चाहिए था? बेस्ट ऑप्शन क्रिकेटर, क्रिकेटर ऑफ कोर्स वो बेस्ट हैं। क्या इस पे किसी को डाउट है? नो सर। कोई मुझे बताएगा कोई एक व्यक्ति जो पूरे संसार में पूरी ताकत लगा रहा था, जब रमाकांत अचरेकर सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाना चाह रहा था, जब विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनने में साथ देना चाह रहा था, जब उसकी पूरी ट्रेनिंग एकेडमी, उसका स्कूल सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहता था, जब बीसीसीआई उसको सचिन तेंदुलकर बनाना चाहती थी, तब कौन एक व्यक्ति था जो पूरी शिद्दत से नहीं चाहता था कि सचिन तेंदुलकर बन पाए? उनका नाम है मिस्टर रमेश तेंदुलकर। हाँ। इस पूरी दुनिया को उसमें क्रिकेटर नजर आया, इस पूरी दुनिया को उसमें क्रिकेटर नजर नहीं आया। अगर किसी एक व्यक्ति को क्रिकेटर नजर नहीं आता सचिन तेंदुलकर में, वो रमेश तेंदुलकर को नहीं आता। सब में सहवाग नजर आया, सबको सहवाग में सहवाग नजर आया, किसी एक व्यक्ति को नजर नहीं आया तो कृष्ण सहवाग को नजर नहीं आया। ये जंग शुरुआत में आपके किसी भी बड़े काम को करने निकले हैं, यह चीज का सबूत है जो आप लोगों के साथ हो रहा है कि अगर आपको रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन से गुजरना पड़ रहा है, इस सुरंग से गुजरना पड़ रहा है, तो यह चीज का सबूत है कि आप कोई बड़ा काम करने की तरफ अग्रसर हैं, और अगर इस रास्ते पे बने रहे तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। क्योंकि जमादारों को रिजेक्शंस ऑब्जेक्शंस नहीं आते, क्लर्क्स को रिजेक्शन ऑब्जेक्शंस नहीं आते, किसी स्टूडेंट को रिजेक्शन ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं जब तक वो स्टूडेंट है। लेकिन जैसे ही आप कुछ बड़ा करने निकलेंगे, जो पहला वास्ता पड़ेगा आपका, वो आपका पड़ेगा रिजेक्शन से, ऑब्जेक्शन से। क्लियर है बॉस? तो कन्वेंशन में छोड़ के जो जाने की चीज है वो है कंफर्ट जोन, यही त्याग जाना। क्योंकि इसके बाद भी कंफर्ट जोन आपके साथ इन दरवाजों के बाहर चली गई तो फिर तो आप बोझ ही ढोगे जिंदगी भर, अपने आप को बना तो नहीं पाएंगे, वो आपके कंधे झुका के रखेगी। आत्मविश्वास को लेकर जाइए। और सबसे बड़ी चीज, शर्मा जी ने, गौतम शर्मा जी ने जिक्र कर दिया था, उन्होंने कहा कि सर हिमाचल में सारी कंपनी जो हैं, सारी कंपनी एक दावा करती हैं कि मैं नंबर 1 हूं, मैं नंबर 1 हूं, मैं नंबर 1 हूं, तो सच्चाई क्या है? मैंने कहा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई भी अपने आप को नंबर 2 तो नहीं बोलता। मानो फॉर एग्जांपल वेस्टीज है तो मैं नंबर 1 हूं, AWPL है तो मैं नंबर 1 हूं, ओके लाइफ केयर है तो मैं नंबर 1 हूं,
नंबर 2 पे किसी का कलेश है? वो हम हैं। भाई वहां तो किसी को कलेश नहीं है ना, तो कम से कम AWPL वाले, वेस्टीज वालों को ये तो बोल सकते हैं भाई हम नंबर 1 है, दारिश नाइन नंबर 2 है, तुम कहीं भी हो। तो वेस्टीज वाले बाकियों को बोल दे कि हम नंबर 1 है, नंबर 2 दारिश नाइन है, नंबर 3 तुम लोग हो। हम नंबर 2 में बहुत खुश हैं, क्योंकि देश में सारी कंपनियां नंबर 1 है, तो मैंने कहा मैं नंबर 2 बन के खुश हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे को ये नंबर गेम खेलना ही नहीं, मैं इस गेम में आपका आदी ही नहीं हूं। क्योंकि जो भूपेंद्र जी ने कहा कैपिटलिस्ट और बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट नंबर गेम खेलते हैं। जो कंपनी अपने आप को नंबर 1 होने का दावा कर रही है, मेरी गारंटी है वो पूंजीवादी सोच की कंपनी और बिजनेसमैन नहीं है। आज तक कभी टाटा कॉर्पोरेशन ने अपने नंबर 1 होने का दावा नहीं करा, क्योंकि वो एक व्यवसायिक ग्रुप है, वो आज तक भी कभी भी पूंजीवादी ग्रुप नहीं। नंबर 1 का दावा यह साबित करता है कि तुम पूंजीवादी सोच के साथ उतरे हो, और एक पूंजीवादी व्यक्ति अगर इस समाज को कुछ दे सकता है तो सिर्फ एक ही चीज दे सकता है, उस चीज का नाम है गरीबी। आज बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, उसका एक कारण है कि कोई एक पूंजीवादी सारी पूंजी पे कब्जा जमा के बैठा। लेकिन रतन टाटा पूंजीवादी नहीं है, रतन टाटा के नाम पे संपत्ति नहीं है, लेकिन रतन टाटा एक व्यवसायी है, एक बड़ा बिजनेस ग्रुप चलाते हैं जिसका टर्नओवर कई लाख करोड़ रुपए है, लेकिन खुद रतन टाटा जी कई करोड़ के आदमी नहीं है। जो आदमी एक साल में कई लाख करोड़ रुपए रोटेट कर देता है, वो कुछ करोड़ का भी व्यक्ति नहीं है, उसको व्यवसायी बोलते हैं। बिजनेस मिशन के साथ चलते हैं। जब भूपेंद्र जी ने बोला कि ये भी लॉन्च कर देते हैं, वो भी लॉन्च कर देते हैं, बहुत सारी कंपनियां बाजार में हैं, हम ये भी बेचेंगे, वो भी बेचेंगे, आप ये भी ले सकते हैं हमसे, वो भी ले सकते हैं। सवाल ये है कि तुम क्या बेचना चाहते हो? आदमी क्या बेच सकता है, यह सवाल नहीं है। व्यक्ति तो अपना जमीर भी बेच सकता है, क्या तुम बेचने को तैयार हो? साथ में आप क्या बेचना चाहते हैं, आप किस चीज का व्यवसाय करना चाहते हैं, यह चीज मैटर करेगी कि आप पूंजीवादी हैं या जो है व्यवसायी हैं। और एक पूंजीवादी कंपनी करोड़ों लोगों कमाने तक इंतजार नहीं करती, अपना टारगेट पूरा करती है और मार्केट से निकलती है। लोगों की गलती यह है कि वो पूंजीवादियों के साथ काम करते और फिर बोलते हैं सर कंपनी भाग गई। कंपनियां नहीं भागती, पूंजीवादी भागते हैं। व्यवसायी कंपनियां टिकती है। व्यवसायी कंपनी आपका व्यवसाय बिल्ड करने आई है, वो आपका बिजनेस बिल्ड करने के लिए आए हैं। हमने ये भी वो भी क्यों नहीं बेचा? मुझे भी बड़ा अच्छा एग्जांपल मिला। एक बंदे ने कहा हमारी कंपनी तो ये भी बेचती है, वो भी बेचती है, जैसे ट्रेन की जनरल बोगी है, जो ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी भी है, थर्ड एसी भी है, सेकंड एसी भी है, सभी रेंज के प्रोडक्ट होने चाहिए क्योंकि हर किसी का ग्राहक है। तो मैंने कहा भाई एग्जाम्पल गलत है, सही एग्जाम्पल मैं देता हूं। तो मैंने कहा तूने क्या करा, टिकट से कंपेयर कर दिया प्रोडक्ट को कि भाई थर्ड एसी की टिकट ले लो, सेकंड एसी की टिकट ले लो। मैंने कहा थर्ड एसी सेकंड एसी में सुविधाओं का अंतर होता है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो मैं बताता हूं। तुम बोल रहे हो जनरल एसी वाले लोगों को खाना देंगे हम, लेकिन उसमें जहर डालेंगे। थर्ड एसी वालों को में जहर डालेंगे लेकिन थोड़ा कम, सेकंड एसी वालों में जहर डालेंगे और थोड़ा कम, फर्स्ट एसी वालों को जहर मुक्त देंगे। तो मैंने कहा भाई साहब ये सुविधाएं नहीं बढ़ रही, इंसानों को मारा जा रहा है। जब ये ट्रेन मंजिल पे पहुंचेगी तो जनरल वाले तो बेचारे सारे खत्म। थर्ड एसी वाले उल्टी कर करके पागल हो चुके हैं, सेकंड एसी वालों के चेहरे पीले पड़े हैं। सिर्फ ये ट्रेन रुकेगी मंजिल पे और लोग तालियां मारेंगे, वाह फर्स्ट क्लास एसी से 40 लोग आ रहे हैं, वाह। बाकी पीछे लाशें तो देखो इन्होंने कितनी बिछा दी, ये पूरी ट्रेन लाशों की पटी पड़ी। ये कंपनियां प्रोडक्ट दे रही हैं, इनसे पूछो तो ये कहते हैं, जो भूपेंद्र जी ने कहा आने वाले सब कहेंगे हम भी केमिकल फ्री। तो इनसे पूछो पहले तो केमिकल बताओ क्या क्या होता है, चलो स्टार्ट हो जाओ। तो कहें वो हमें नहीं पता, वो तो तुम्हें दारूजनाइन वालों ने बता रखा होगा। तो वो तो हमें तो बता रखा, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा। तो भूपेंद्र जी वाले सोचे हैं कि डागर जी की एक लाइव सुनी थी, उसमें एक सुना था पैराबेन, वो नहीं है तो वही लिख दिया।
आधी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मैं देखता हूं उसका लीडर है, सर अब तो हम भी केमिकल फ्री हो गए हैं। मैंने कहा तुम्हारी अंग्रेजी भी कमजोर है तुम्हारे ज्ञान की तरह, तुम फ्री केमिकल हो गए हो, तुम्हारा फ्री इधर है ना कि इधर है, तुम फ्री में केमिकल बांटे जा रहे हो, केमिकल फ्री नहीं बांट रहे हो। तो मैंने कहा तुम्हारी अंग्रेजी भी तुम्हारी केमिस्ट्री की तरह कमजोर है। तो मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने कहा क्या क्या तुम्हारा केमिकल फ्री है? तो पहली चीज तो उन्हें केमिकल ही नहीं पता। दूसरी चीज उनसे पूछा, बोले देखो जिसे केमिकल फ्री लेना होगा ये ले लेगा, जिसे केमिकल लेना होगा ये ले लेगा। केले बेच रहे हो, ये 12 रुपए दर्जन, ये 20 रुपए दर्जन, ये 25 रुपए दर्जन। केलों की दुकान में छोटे व्यापारी काम करते हैं। एक केले वाले की जरूरत है कि वो सब कुछ बेचता है, एक व्यापारी की जरूरत नहीं है वो सब कुछ नहीं बेचता। कल्याण ज्वेलर सस्ती ज्वेलरी नहीं बेचा करता, वो 10 रुपए की चेन नहीं बेचा करता, आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं बेचता। जेन्युइन ज्वेलर्स जेन्युइन सोना बेचते हैं और रेडी वाले सब कुछ बेचते हैं। एक मूवी आई थी इन कंपनीज की तुलना में, उससे करूंगा, हो गया टाइम मेरा। एक मूवी आई थी इनकी तुलना में उससे करूंगा जाते जाते, उसमें एक औरत मर गई तो एक आदमी दुख जाहिर करने आया, तो बोला तू दुखी मत हो। बोला क्यों? बोला ये मरने वाली सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी, इसकी बीवी भी, ये पूरे गांव की बीवी थी, तो हम सबको दुख है। समझ रहा है? तो मूवी थी चल गया, लेकिन जो पूरे गांव की बीवी होती है एक्चुअली में किसी की बीवी होती है। तो एक्चुअली में जो सबके प्रोडक्ट बेच रहा है किसी के प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, वो तो सिर्फ अपना पैसा बना रहा है। जिस दिन उसका पैसा बन जाएगा वो आपके पैसे बनने का इंतजार नहीं करेगा, मार्केट छोड़ के निकल लेगा, क्योंकि उसका टारगेट है। वो कुछ करने आया होता तो रुकता, वो तो अपना टारगेट पूरा करने आया है, टारगेट पूरा करेगा और निकलेगा। तो बाकी की टेक्निकल प्रेजेंटेशन जो है अंकुश जी दे देंगे। बाकी एक छोटा सा सेगमेंट था सर, है 2 लैब रिपोर्ट भूपेंद्र जी ने और कहा था, 2 हमने और करा ली है, एक बार वो और दिखा देते हैं। हो साहब 2 मिनट और लगेंगे मुझे। चलिए 2 रिपोर्ट से अभी हमने एक प्रोडक्ट उतारा था वे आइसोलेट, तो वे आइसोलेट का भी लैब रिपोर्ट हमारा आ गया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम बार बार बोलते हैं कि हम फीमेल हेल्थ के लिए बहुत सीरियस हैं। रीजन बीइंग, मजाक में मैंने जरूर बताया था कि हर नुक्कड़ पे आईवीएफ क्लिनिक है, लेकिन ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभी पीछे किसी फर्टिलाइजर डालने वाले ने बोल दिया, हम लोग एक कम्युनिटी मीटिंग में थे, बोले आप लोग ना ऑर्गेनिक वाले हमारे दुश्मन की तरह कर रहे हो, जैसे हम फर्टिलाइजर वाले आप लोगों के दुश्मन है। तो मैंने कहा कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं तो आपसे पंगे भी नहीं लेता, मैं तो जब देखो अपना ही माल बेच रहा हूँ, आपका तो कहीं रुकवाता भी नहीं हूँ। आज तक एक धरना प्रदर्शन भी आपके नाम का नहीं करा, कभी कहा भी नहीं किसी को। तो उन्होंने बोला एक बात तो आप लोग मानोगे, अगर हम लोग ना होते तो फसलों की पैदावार ही ना बढ़ती, तो इतने लोग खा कैसे पाते हैं। मैंने कहा यार तुम इंटेलिजेंट बहुत। बोले कैसे? मैंने कहा फसलों की पैदावार बढ़ानी थी इसलिए इंसानों की खत्म करवा दी। तो मैंने कहा जो तुम इतनी फसलों की पैदावार बढ़ा रहे हो इनको फिर खाएगा कौन? क्योंकि अभी इंसान तो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, बस फसल ही ज्यादा हो रही है। पहले इंसान एक ऐसी फैक्ट्री था जिसमें धकाधक बच्चे निकलते, कर्मचारी चाहे कैसे